Good morning student. This is chapter first resource and development geography class 10th. देखिए इस चैप्टर में जो मेन पर्पस है हमारा इस वीडियो को बनाने का, तो आपकी रिक्वेस्ट पे हमने अगेन जो है चैप्टर को लिया है जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कशन करेंगे। साथ ही मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि कौन से पेज से कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चंस यहाँ पे फॉर्म होते हैं। ओके, और साथ ही हम यहाँ पे ये भी उनके वेटेज की भी बात करेंगे कि कहाँ से कितने मार्क्स का क्वेश्चन बनता है और आपको कैसे उसको अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे देखिए चैप्टर बहुत थोड़ा हम बोल सकते हैं कि चैप्टर ये जो है वो लेंदी है, और लेंदी चैप्टर हो जाने के कारण हम किसे छोड़े और किसे यहाँ पे प्रिपेयर करें एग्जाम के पर्पज से, तो हम यहाँ पे वो सब डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे हम बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग हमारा ये डिस्कशन रहेगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे आपको उसको अटेम्प्ट करना है। चेंज हुआ है एग्जाम का, उसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस भी रिड्यूस कर दिया गया है। अब सिलेबस रिड्यूस कर दिया है तो इट मीन्स आप ये मान लो कि सिर्फ 4 चैप्टर्स इस साल जो है एग्जाम में आ रहे हैं ज्योग्राफी से, तो हमारे लिए बहुत इजी होगा। लेकिन यहाँ पे जितने चैप्टर कम होते हैं तो मान के चलो कि 20 मार्क्स के लिए आपको सिर्फ 4 चैप्टर्स दिए गए हैं, तो आपको यहाँ पे डेप्थ स्टडी उसकी करनी होगी। आपको लाइन टू लाइन जो है स्टडी इसकी करनी होगी, चैप्टर को बहुत अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। यहाँ पे पहले क्या था कि इंपॉर्टेंट अगर आपने चैप्टर से 5 to 6 क्वेश्चन आपने कर लिए, टीचर ने आपको बता दिए, ठीक है चैप्टर आपको अंडरस्टैंड है, चलो ओके। लेकिन अब यहाँ पे जो 1 मार्क की बात आ गई है तो बहुत ही हमें इस चैप्टर को डेप्थ के साथ स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि आप 3 और 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो हो सकता है मे बी आप कहीं ना कहीं रोंग हो जाते हो, तो हाफ मार्क्स आपका कट जाता है और आपको टोटल मार्क्स जो है उसमें दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं आपको सजेस्ट ये करूंगी कि ये मान के मत चलिए कि हमारे पास जो है सिर्फ 4 ही चैप्टर्स जो है एग्जाम में आ रहे हैं ज्योग्राफी से, या फिर हिस्ट्री से 2 चैप्टर्स आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर करके जाओ। तो इस साल क्वेश्चन आंसर से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको देना चाहिए चैप्टर की रीडिंग के ऊपर और उसके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। तो द फर्स्ट इज डिफाइन रिसोर्सेज। जैसे हमने बोला कि जनरली जो चैप्टर का जो नेम होता है उसी से फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो पुट किया जाता है। तो रिसोर्स, तो व्हाट इज रिसोर्स, डिफाइन रिसोर्स, या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रिसोर्स। तो कैसे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर के रिसोर्स की डेफिनेशन आनी चाहिए कि रिसोर्स होता क्या है। तो आपका ये फर्स्ट जो लाइन है, 5 लाइन्स जो है इस चैप्टर की, वो आपकी डेफिनेशन को बताती है। एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द रिसोर्स, ये हम इसका जो आंसर है वो आगे की तरफ स्टडी करेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि डिफाइन रिसोर्स आता है तो उसी के साथ ऐड कर दिया जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्स, अगर इसे 3 मार्क्स में ले जाना है तो। राइट टू इंपॉर्टेंस ऑफ द रिसोर्सेज। ओके, या डिफाइन रिसोर्सेज तो हो गया 3 मार्क्स का क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन, जो 1 मार्क रिगार्डिंग क्वेश्चन होगा तो वो डिफाइन रिसोर्स होगा। एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फ्रॉम द पेज इज, देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है और इस ट्रायंगल से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए फिजिकल एनवायरनमेंट है आपके, यहाँ पे टेक्नोलॉजी है, इंस्टीट्यूशंस है, और सेंटर में आपका ह्यूमन बींग्स दिया हुआ है। तो ये इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन द नेचर, टेक्नोलॉजी एंड द इंस्टीट्यूशन। एक्सप्लेन, ओके, तो आपको एक्सप्लेन करना होगा, तो आपको ये ट्रायंगल भी ड्रॉ करना है। साथ ही उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है कि जब ह्यूमन बीइंग आपके फिजिकल एनवायरनमेंट को टच करते हैं या उस इन्वॉल्व जो भी हमारे जितने भी रिसोर्स जो हैं वो हमारे एनवायरनमेंट में हैं, और ह्यूमन बीइंग जो है टेक्नोलॉजी की हेल्प से इंटरफेयर करता है हमारे एनवायरनमेंट में और इंस्टीट्यूशन डेवलप करता है। अगर इनमें से एक चीज भी एब्सेंट होती है तो ये हमारे रिसोर्स का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। क्लियर दिस? तो ये है इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप। ओके, यहां से आपका क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट द रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एज इट अज्यूम्ड बाय मेनी। भाई एनवायरनमेंट में जितने भी रिसोर्स हैं वो हमें नेचर ने दिए हैं,
तो क्या ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है? देखिए, एनवायरनमेंट में जो चीज जैसी है उसे हम यूज नहीं कर पाते, उसमें ह्यूमन बीइंग के द्वारा इंटरफेयर किया जाना जरूरी है। तो जितने भी रिसोर्सेस हम देखते हैं दे आर नॉट, तो आपका आंसर यही होगा कि नहीं, वो फ्री गिफ्ट नहीं है, बिकॉज रिसोर्स आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। कि आज जो भी एनवायरनमेंट में जो भी चीज रिसोर्स मौजूद है, प्रेजेंट है, वो ह्यूमन बीइंग जो ऐसे हैं जो अपनी एबिलिटी बोलिए, स्किल बोलिए, कि उसके बेसिस पे उसे रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं। उसका क्या यूज है, क्या यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं, ये आपका ह्यूमन बीइंग आपको बताता है। तो इट मीन्स जो जैसा है वैसा यूज नहीं किया जा सकता, उसमें ह्यूमन बीइंग का इंटरफेयर होता है, जिसके कारण वो रिसोर्स में कन्वर्ट हो पाते हैं। ओके, क्लियर दिस? तो आपका 1 क्वेश्चन आपका यहाँ पे है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज और टाइप्स ऑफ रिसोर्स। तो यहाँ पे देखिए, इनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आता है आपका। ये सेकंड जो पेज है वो पूरा आपका टाइप्स ऑफ रिसोर्स ही दिया हुआ है। तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज जो है आपके ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, तो हमें क्या करना है इसमें, क्या पूरा पेज हम मगअप कर ले, क्या करें इसके लिए? तो देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स की बात आती है तो आपसे व्हाट क्या है ये, जैसे व्हाट इज बायोटिक रिसोर्स, ओके, और डिफाइन करने पूछा जा सकता है। तो डिफाइन में आपका कौन सा भी रिसोर्स देके आपसे पूछ लिया जाता है। डिफरेंशिएट बोला जाता है कि दो, अब जैसे ऑन द ऑनरशिप की बात करते हैं तो इसी में आपको 2 रिसोर्स दे दिए जाते हैं और डिफरेंशिएट करने के लिए पूछा जाता है, तो ये 3 मार्क्स तक आपका पहुंचा दिया जाता है। और व्हाट और डिफाइन में तो ये 1 मार्क में चला जाएगा। लेकिन यहां से आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन ऐसे भी आस्क किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ राइट द रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, देन यू हैव टू राइट ओनली द नेम ऑफ द रिसोर्सेस। ओके, तो आपका क्वेश्चन ऐसे भी आपसे आस्क किया जा सकता है। क्लियर दिस? तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स जो है बहुत ज्यादा लेंथी नहीं रहेगा आपके लिए यहाँ एग्जाम के पर्पज से। तो यहाँ 1 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स तक ये क्वेश्चन जाता है। 3 मार्क्स में भी बहुत ही रेयरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स की बात करते हैं। आप शायद हो सकता है इस टॉपिक को आप इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, लेकिन यहाँ पे इसके बैक को समझे तो आपको समझ में आएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब भी देखिए आपका जो रिसोर्स की बात की जाती है तो यहाँ पर भी देखिए दोबारा से वही आपका स्टेटमेंट दोबारा आया है। इट वॉज बिलीव दैट द रिसोर्स आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एज अ रिजल्ट। ओके, पहले देखिए फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, यहां पर भी फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। तो यहाँ पे तो सिर्फ आपसे आस्क किया गया है कि क्या आप ऐसा सोचते हो कि फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है? तो नहीं, ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर नहीं है, ये जो है ह्यूमन फंक्शन का रिजल्ट है। ओके, उनकी एक्टिविटी का रिजल्ट है। और यहां से आपको पूछा गया है कि ऐसा विश्वास किया जाता है कि ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है और जिसके कारण क्या है, लोग जो है एक्सप्लॉइट करना इसको शुरू करते हैं। इट मीन ज्यादा से ज्यादा जो है इन रिसोर्सेस का जो है यूज किया जाना शुरू हो जाता है। अब जब डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स है तो इससे हमारे यही क्वेश्चन बनता है कि इससे रिगार्डिंग कौन सी प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं। तो यहाँ पे आपके पॉइंट्स में वो प्रॉब्लम दी हुई है कि भाई रिसोर्स जो है हम सेटिस्फाई करता है हमारी नीड को, लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि आपके लालच को शांत कर दिया जाए तो ऐसा नहीं होता और उसी लालच को शांत करने के लिए इनका जो है खत्म होना शुरू होता है। अब दूसरा ये है कि जब रिसोर्स को आप ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हो तो आपकी सोसाइटी में 2 ग्रुप बन जाते हैं। एक तो वो लोग जिनके पास जो है रिसोर्स होते हैं, इट मीन्स हैव्स एंड हैव नॉट्स, रिच एंड पुअर। एक सोशल गैप जो है हमारी सोसाइटी में देखने को मिलता है। सोसाइटी 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाती है, रिच एंड पुअर। और थर्ड जो है कि जब आप रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करना शुरू करते हो तो आपका एनवायरनमेंट भी डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो ये 3 प्रॉब्लम्स जो हैं इससे रिगार्डिंग है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स से, तो इंपॉर्टेंट है, इसे छोड़िएगा नहीं।
नेक्स्ट है आपका रिसोर्स प्लानिंग। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है रिसोर्स वाले टॉपिक में रिसोर्स प्लानिंग है। रिसोर्स प्लानिंग से यहाँ पे देखिए 4 जो क्वेश्चंस हमारे जो 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिसोर्स प्लानिंग से बनते हैं वो है कि व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग, व्हाई डू वी नीड रिसोर्स प्लानिंग, ओके। और थर्ड है आपका व्हाई डू वी नीड रिसोर्स प्लानिंग फॉर इंडिया। और एक है 4th नंबर क्वेश्चन है कि रिसोर्स प्लानिंग ऑफ इंडिया और इन इंडिया। तो 4 क्वेश्चंस आपके कौन से हुए? व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग, सेकंड इज व्हाई डू वी नीड रिसोर्स प्लानिंग, थर्ड इज व्हाई डू वी नीड रिसोर्स प्लानिंग फॉर इंडिया, एंड 4th क्वेश्चन इज रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 4 क्वेश्चंस हुए। यहां पे इन 4 क्वेश्चंस के आंसर भी अलग अलग हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग। तो रिसोर्स प्लानिंग होता क्या है? देखिए सबसे पहले यहां पे रिसोर्स प्लानिंग है, उसी के डाउनवर्ड आपका आंसर है कि प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेस। ये हमारे जितने भी रिसोर्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट बना रहे हमारी कंट्री के लिए, तो हम इनका एक प्लानिंग के तहत इनका यूज करते हैं, यूटिलाइजेशन इनका एक प्लानिंग के तहत होता है, वही रिसोर्स प्लानिंग कहलाती है। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाई डू वी नीड रिसोर्स प्लानिंग। यहाँ पे जनरल आस्क किया गया है, इंडिया के रिगार्डिंग आस्क नहीं किया गया है कि हमें इंडिया के लिए रिसोर्स प्लानिंग की क्यों जरूरत है। तो देखिए यहां पे है व्हाई डू वी नीड रिसोर्स प्लानिंग हियर। एन equitable distribution of the resources has become essential for the sustainable quality of life and global peace. If the present trend of resource depletion by a few individuals and countries continue, the future of our planet is in danger. Therefore, resource planning is essential for sustainable existence of all form of life. Clear this? तो ये है आपकी रिसोर्स प्लानिंग की नीड, एसेंशियल क्यों है। अब ये बात की जाए इंडिया के लिए क्यों एसेंशियल है, क्यों यहां जरूरी है, तो ये आपका आंसर आपका यू हैव टू टेक योर आंसर फ्रॉम दिस पैरा। और यहां पे देखिए हमारी कंट्री में जितने भी स्टेट्स हैं उनके बारे में बताया हुआ है कि हाँ इस स्टेट्स में ये रिसोर्स अच्छी क्वालिटी में है, रिच है। ओके, तो दूसरी तरफ दूसरी जो स्टेट है उसमें इसका जो पूरी तरह से एब्सेंट है। तो यहाँ पे एक स्टेट में रिसोर्स है और दूसरे स्टेट में उस रिसोर्स की एब्सेंट है, तो यहाँ पे जहां पर रिसोर्स नहीं है वहां उनकी सप्लाई कर दी जाए। ओके, क्लियर दिस? तो यहाँ पे ये है इंडिया के लिए रिसोर्स प्लानिंग क्यों जरूरत है, ये यू हैव टू टेक योर आंसर फ्रॉम हियर। अब रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, क्लियर दिस कि हमें रिसोर्स प्लानिंग इंडिया के लिए क्यों चाहिए, ये हो चुका है आपका। अब रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, रिसोर्स प्लानिंग ऑफ इंडिया, तब देखिए यहाँ पे 3 आपके पॉइंट्स दिए गए हैं, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3। तो देखिए इसमें क्या करें। तो सबसे पहले इंडिया के अंदर जो रिसोर्स प्लानिंग है उसमें होता क्या है कि आइडेंटिफिकेशन किया जाता है कि हमारे कौन से एरिया में कौन सा रिसोर्स जो है वो प्रेजेंट है, उसकी मैपिंग की जाती है। फिर उस रिसोर्स को यूटिलाइजेशन के लिए जो है प्लानिंग स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। ओके, जो टेक्नोलॉजी हमें रिक्वायरमेंट होती है, जिस स्किल की हमें रिक्वायरमेंट होती है, जो इंस्टीट्यूशन हमें चाहिए, वो सेटअप करने की यहाँ पे प्लान बनाया जाता है। देन आफ्टर जो हमारा रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान है उसको हम हमारे नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ मैच करते हैं। तो ये है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। क्लियर दिस? ओके, अब यहां से कौन सा क्वेश्चन बनता है फ्रॉम दिस हियर टू हियर। देखिए यहां पे पूरा आपको एक्सप्लेन किया गया है कि अगर आपके पास सिर्फ रिसोर्स है और टेक्नोलॉजी नहीं है तो आपका डेवलपमेंट नहीं हो सकता। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है और रिसोर्स नहीं है तब आपका डेवलपमेंट नहीं हो सकता। अगर आपके पास स्किल नहीं है, इंस्टीट्यूशन नहीं है, तब आप रिसोर्स को डेवलप नहीं कर सकते। तो
तो यहाँ इंडिया का ये एक बैकग्राउंड, एक पास्ट बताया हुआ है कि हाँ, रिसोर्स तो इंडिया में पहले से जो थे प्रेजेंट थे, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। ब्रिटिश पीरियड में चलते हैं हमारे इंडिया के, तो हमें पता चलता है कि ये टेक्नोलॉजी जो है वो ब्रिटिश लेके आए थे और उन्होंने इसी टेक्नोलॉजी के बेसिस पे हमारे रिसोर्स को एक्सप्लॉइट किया है। तो हियर योर क्वेश्चन। तो आपको जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इज नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन, तो आप इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो अब आप बोलोगे नहीं, सिर्फ अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज सफिशिएंट नहीं है, बल्कि उसके साथ टेक्नोलॉजी भी हमें चाहिए। जब हमारे पास रिसोर्स थे, टेक्नोलॉजी नहीं था, तो हमारा डेवलपमेंट बहुत ही धीरे हो रहा था। लेकिन ब्रिटिश पीरियड में टेक्नोलॉजी हो जाने के कारण ये डेवलपमेंट बहुत फास्ट देखने को मिला। तो आपका क्वेश्चन आपके पास आ चुका है। रिसोर्स, यहां से रिसोर्स कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट, और यहाँ पे इंस्टीट्यूशन चेंजेस। ओके, ये आपका क्वेश्चन यहां से यहां तक है। पूछा जाएगा तो आपको आंसर, राइट योर आंसर फ्रॉम हियर। अब कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज, तो इस चैप्टर में आपका लैंड रिसोर्स है, सॉइल रिसोर्स है, और रिसोर्स एक इंडिविजुअल रिसोर्स है। तो आपको यहाँ पे इनके कंजर्वेशन से रिलेटेड सेपरेट क्वेश्चन आपको मिलता है। देखिए, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, क्यों कंजर्व किया जाए हम रिसोर्स, वाई डू वी नीड कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्स। तो देखिए, यहीं से आपका आंसर है कि रिसोर्स आर वाइटल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंटल एक्टिविटी, बट इरेशनल कंजप्शन एंड द ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स में लीड द सोशियो इकोनॉमिक एंड द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, रिसोर्स कंजर्वेशन एट द वेरियस स्टेज इंपोर्ट लेवल इज ए इम्पॉर्टेंट। ओके, क्लियर दिस। तो यही आपका रीजन है कि हमें रिसोर्स को कंजर्व किया जाना चाहिए। देन गांधी जी के रिगार्डिंग यहाँ पे दिए हैं, तो आपको ये गांधी जी का जो स्टेटमेंट है उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये स्टेटमेंट किसका है, और गांधी जी ने रूट को यहाँ पे एक रूट कॉज बोला है उन्होंने, यस, किसे माना है, तो वो है आपका टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी में वो बिल्कुल भी जो है उनका बिलीव नहीं करते थे, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करती है, और जिसके रिजल्ट क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को फेस करते हैं आपका। तो ये है गांधी जी का थॉट अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्स। क्लियर दिस। तो यहाँ पे मैंने बोला कि आपको व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व, ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या गांधी जी के व्यूज पूछे जा सकते हैं। 1 मार्क्स रिगार्डिंग गांधी जी का स्टेटमेंट दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये वर्ड किसके। क्लियर दिस। अब यहाँ पे आपका है 2 बुक्स के नेम, यहाँ पे है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, अवर कॉमन फ्यूचर। तो आपको उनके राइटर के नाम पता होना चाहिए कि राइटर कौन है। लैंड, अब देखिए मैंने एक बार फिर से आपको रिसोर्स वाले में चलते हैं, रिसोर्स प्लानिंग से लेकर। तो देखिए हमने 4 क्वेश्चंस आपको रिसोर्स प्लानिंग के रिगार्डिंग बताए हैं। तो वो 4 क्वेश्चन आपका व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग, सेकंड है व्हाई डू वी नीड रिसोर्स प्लानिंग एंड जनरल, और थर्ड है आपका व्हाई डू वी नीड रिसोर्स प्लानिंग फॉर इंडिया, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया ऑफ इंडिया। ये है 4 क्वेश्चन। अब हाँ, ये थोड़ा चेंज करके पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं लैंड रिसोर्स और सॉइल एज अ रिसोर्स। आपके 2 टॉपिक हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ लैंड पता होना चाहिए कि लैंड का इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ लैंड आपका ये रहा। ओके, we live on land, we perform our economic activities on land and we use it in a different way. Thus land is a natural resource of utmost importance. It supports natural vegetation, wildlife, human life, economic activities, transportation and communication system. Okay, तो ये है आपका लैंड का इंपॉर्टेंस। इंडिया, अब सेकेंड पैरा से देखिए कौन सा है, इंडिया हैज लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स। तो इंडिया की लैंड के कौन से यहाँ पे रिलीफ फीचर्स हैं और कितना % एरिया वो कवर करता है, साथ ही उसका इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे रिलीफ फीचर्स की बात करते हैं, तो वो है आपके माउंटेन, प्लेटूज एंड द प्लेन्स एंड आइसलैंड। अब 43% जो है लैंड वो है प्लेन एरिया, और प्लेन एरिया का जो यूज क्या है,
ओके, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री में उसका यूज किया जा सकता है। तो ये पैराग्राफ सिर्फ आप रीड कीजिए और अंडरस्टैंड कीजिए, लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ परसेंटेज और उसका यूज दिया हुआ है और आप भी अच्छे से जानते हो कि प्लेन का यूज क्या है। सेकेंड इज द माउंटेन्स की बात करते हैं। तो 30% एरिया जो है हमारे कंट्री का, ओके, तो उसमें क्या है उसमें माउंटेन एरिया। और माउंटेन एरिया का यूज क्या है, जैसे रिवर्स वगैरह जो है उसका सोर्स है, प्लस प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट। और 27% एरिया जो है वो क्या है, प्लेटो रीजन है। और प्लेटो रीजन जो है मिनरल्स, फॉसिल्स फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट के लिए रिजर्व है। ओके, क्लियर। तो यहाँ पे हमारे जो लैंड के वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स है उनके नेम दिए हुए हैं, माउंटेन, प्लेटो एंड द प्लेन्स एंड आइसलैंड। उनके परसेंटेज, कितना परसेंटेज क्या कवर कर रहा है और उसका यूज क्या है, यूज ऑफ माउंटेन, यूज ऑफ आपका प्लेन्स। क्लियर दिस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट अब हो चुका है, पहले इतना इस पे हमने इंपॉर्टेंस नहीं दिया था, लेकिन जब से 1 मार्क के क्वेश्चन आपके यहाँ एमसीक्यूज आने लगे हैं तब ये उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द नेट शोन एरिया, ओके, और क्लियर दिस। अब लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, इंडिया का जो लैंड है वो कैसे यूज किया जा सकता है। तो किसी भी लैंड को जब आप यूज करते हो तो आपके 2 फैक्टर जो है उसके ऊपर वर्क करते हैं। तो कौन से फैक्टर है, तो द यूज ऑफ लैंड इन डिटरमाइंड बोथ बाय द फिजिकल फैक्टर, और फिजिकल फैक्टर के आपके एग्जांपल है ट्रोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स एज वेल एज द ह्यूमन फैक्टर सेकंड हो गया, जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड कल्चरल एंड ट्रेडिशनल एसेट्रा। ओके, दीज आर द फैक्टर्स। तो यहाँ पे 2 फैक्टर आपके फिजिकल फैक्टर्स एंड द ह्यूमन फैक्टर्स जो कि किसी भी एरिया की लैंड को यूज करने में हेल्प करते हैं। अब टोटल जियोग्राफिकल एरिया आपको पता होना चाहिए आपकी कंट्री का क्या है। और यहाँ पे जो है आपका क्या क्वेश्चन पुट किया जा सकता है, तो देखिए आपका फॉरेस्ट एरिया, इनमें दोनों में कंपेयर, सबसे पहले इनमें देखिए दोनों में कंपेयर किया हुआ है। ये आपका 60 to 61 का है और ये 2008 या फिर न्यू बुक में आपको अलग दिया होगा। तो दोनों में कंपैरिजन के साथ पूछा जा सकता है कि पहले फॉरेस्ट एरिया इतना था अब ये हो गया, तो ऐसा क्यों है। तो आपको उन सब के रीजन पता होना चाहिए। और एक है, मैंने आपको यहाँ पे लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, लैंड यूटिलाइजेशन मैंने आपको बता दिया, नेम द फैक्टर्स ये भी हो गया। अब ये है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, ओके, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952। तो इस पॉलिसी में क्या है, इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग कितना एरिया जो है किसी कंट्री का, कितना जियोग्राफिकल एरिया जो है फॉरेस्ट को देना चाहिए, तो वो है 33%। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100% चांस है इस 1 मार्क क्वेश्चन की इस बार आने की। क्लियर दिस। नाउ लैंड डिग्रेडेशन एंड द कंजर्वेशन मेजर्स। अब देखिए इसमें आपका ये पूरा जो पॉइंट है उसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो कॉज क्या है, तो लैंड डिग्रेडेशन के कॉजेज कौन कौन से हैं वो आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा है कि व्हाट स्टेप शुड बी टेकन टू कंजर्व द लैंड रिसोर्स इन इंडिया, कौन से स्टेप हमें लेने चाहिए। तो यहाँ पे आपको 1 मार्क्स जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इन सब में जो है क्या कॉज है लैंड डिग्रेडेशन की। तो दूसरी तरफ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में तो यहाँ पे सबके कॉजेज दिए हुए हैं। तो ये 1 मार्क्स के रिगार्डिंग है। अगर आपको 3 मार्क्स रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन 3 पॉइंट्स को आप अपने आंसर में राइट कर सकते हो। अब क्या किया जाए कंजर्वेशन मेजर के लिए, तो भाई जो कॉजेज हैं उनको सॉल्व कीजिए, उन प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, आपके पास जो है मेजर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो है कि देर आर मेनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। यहाँ पे है आपका प्रॉब्लम सॉल्व को कैसे आप स्टेप ले सकते हो, आप भी कुछ सजेस्ट कर सकते हैं, ओके, एक्स्ट्रा कुछ सजेस्ट किया जा सकता है आपके द्वारा। और यहाँ पे आपके कॉजेस हैं। देन द सॉइल। अब इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपका फॉर्मेशन ऑफ सॉइल भी दिया हुआ है।
तो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल से रिगार्डिंग आप ज्यादा कुछ इसमें इतना डिटेल से नहीं होगा। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में आपका 1 मार्क से पूछा जा सकता है। अब सॉइल को कैसे रेडी करें एग्जाम के पर्पज से, तो देखिए एल्यूवियल सॉइल जो है आपको क्या करना है, जितने भी हमारे 6 टाइप्स ऑफ सॉइल हैं उन सॉइल को सबसे पहले आपके कौन से पार्ट में कौन सी सॉइल जो है वो मिलती है वो आप देखिएगा। इट मीन 6 टाइप्स ऑफ सॉइल का सबसे पहले आपको एरिया वाइज पता होना चाहिए कि कौन से एरिया में कौन सी सॉइल जो है मिलती है। सेकेंड है उस सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक कौन से हैं। ओके तो यहाँ पे अलग अलग सॉइल के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, तो वो आपको लर्न होने चाहिए। एटलीस्ट आप यहाँ पे उसके 3 to 5 पॉइंट तो लर्न कीजिए। देन आफ्टर थर्ड पॉइंट में आपको ये लर्न करना है कि पर्टिकुलर क्रॉप में जो क्रॉप है वो कौन सी सॉइल में ग्रो होती है। अगर मैं आपके जैसे कॉटन क्रॉप की बात करते हैं तो आपको पता है ब्लैक सॉइल है। जैसे ही आप व्हीट आपके राइस की बात करते हैं तो एल्यूवियल सॉइल आपकी फिट है। ओके तो आपको उस अब एल्यूवियल सॉइल का मतलब क्या है, क्यों उसको एल्यूवियल बोला जाता है, ब्लैक सॉइल क्या है, क्यों उसे ब्लैक बोला जाता है। नेक्स्ट वन है रेड एंड येलो सॉइल को रेड एंड येलो सॉइल क्यों बोला जाता है, एरिड सॉइल को एरिड सॉइल क्यों बोला जाता है। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। कौन से एरियाज में है, कौन सी क्रॉप के लिए फिट है, उसके कैरेक्टरिस्टिक और उस सॉइल का नेम ये क्यों है। ये 4 to 5 पॉइंट्स अगर आप एक सॉइल के रिगार्डिंग लर्न करते हो तो ये टॉपिक आपका कवर हो जाता है। सेम यहाँ पे आपके सॉइल इरोजन दिया है, बहुत आप काफी 4th 5th 6th 7th क्लास से स्टडी करते आए सॉइल इरोजन, तो बहुत अच्छे से जानते हो कि आपका सॉइल इरोजन के कॉजेस कौन से हैं। अब कंजर्वेशन की बात किया जाए तो कैसे उसको कंजर्व किया जा सकता है, तो अलग अलग एरिया में डेजर्ट एरिया की बात करें तो कैसे कंजर्व करें सॉइल को, तो यहाँ पर आपके उन स्टेप्स के बारे में लिखा है और यहाँ पे सॉइल इरोजन के कॉजेस के बारे में लिखा है। क्लियर दिस, तो ये हमारा चैप्टर इसी के साथ ये कंप्लीट होता है। थैंक यू।